नमस्कार दोस्तों, एमकेच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने अब तक क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है भारत आकार और स्थिति, उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कवर कर लिया था और उसके जो क्वेश्चंस थे वो करने बाकी थे कि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं छोटे से लेकर के बड़े क्वेश्चंस को, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो है थ्योरेटिकल जो पार्ट हमने पढ़ा था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को कवर कर सकते हैं। उसके बाद उसी वीडियो में से कुछ क्वेश्चंस उसमें से आएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, तो इन सभी को मिला करके जो भी क्वेश्चंस इस फर्स्ट चैप्टर में बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, मतलब उनमें आपको ऑप्शन दिया गया होगा और आपको ऑप्शन टिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, आपको वो ट्राई करने हैं और बाद में हमें कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए और कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए। चलिए उसी के बाद इसका आंसर यहाँ पर आएगा तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य व सबसे बड़ा राज्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम बचपन से ही इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात कि पहले तो देखिए, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो थे पहले तो इकट्ठे थे, तब बात तो और थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए हैं। तो अब अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो वो राज्य कौन सा हो गया है, हमारा राजस्थान हो गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और उसके बाद अगर सबसे छोटे राज्य की बात बताएं तो वो भी आपको याद है, कौन सा, वो है हमारा गोवा। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बनता है। हालांकि थ्योरेटिकल पोर्शन हमने वहाँ कवर भी किया था ये, लेकिन अब बारी है क्वेश्चंस की। हो सकता है आप इनको क्वेश्चंस को पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी हम एक बार कवर कर रहे हैं। और ये वो भी क्वेश्चंस है जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर लिए हैं। चलिए, ये आपको फेयरली करना है काम। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है। और ये हमने जो हमारी वीडियो थी वहाँ पर होमवर्क दिया था कि आपको ये पता करके आना है कि जो 8 राज्य हैं, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये हमें पता है, लेकिन वो 8 राज्य कौन कौन से हैं ये हमें पता करके आने थे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किए थे, हालांकि उनके जो आंसर है वो सही भी है, तो वेरी गुड उनके लिए। चलिए, अब हम इनके आंसर देख लेते हैं कि अगर हम इंडियन मैप की बात करें, एक रफ हैंडमेड मैप हम यहाँ पर बना रहे हैं, जहाँ हम ये देखेंगे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के किन किन 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है लगभग यहाँ से गुजरती है। तो सबसे पहला जो हमारा राज्य आ जाएगा वो तो कौन सा आ जाएगा, वो तो आ जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद फिर आपको पता है कि इस तरह से यहाँ पर जो है, इस तरह से राजस्थान है, तो वो कुछ राजस्थान में भी प्रवेश करती है। तो कर्क रेखा जो है सबसे पहले गुजरात से एंटर करती है, फिर राजस्थान से जाती है। राजस्थान के बाद यहाँ पर ये जो प्रदेश है हमारा यूपी, इतना सारा, और यूपी के बाद ये जो यहाँ पर प्रदेश है वो है एमपी। ठीक है, तो राजस्थान के बाद फिर वो कहाँ जाती है, राजस्थान के बाद वो जाती है मध्य प्रदेश। चलिए, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर एग्जैक्ट वो उसका बन नहीं सकता है, हालांकि यहाँ पर हम 3 राज्य देखते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरह से झारखंड होता है, झारखंड के बाद यूँ लंबा होता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद इस तरह से तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। हालांकि छत्तीसगढ़ जो है काफ़ी पतला सा होता है, लेकिन इसमें अच्छे से बन नहीं रहा है। उसके बाद एमपी के बाद वो जाती है कहाँ से, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो 3 राज्य और आ गए, कौन कौन से, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हमारा झारखंड
और झारखंड के बाद वो जाती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर हमारा है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आगे जो है हमारा मिज़ोरम में से ये जाती है, तो उसके बाद त्रिपुरा और फिर मिज़ोरम, त्रिपुरा, और उसके बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा मिज़ोरम। तो ये 8 राज्य हो गए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मिज़ोरम मतलब कुछ इस तरह से, यहाँ पर जो है त्रिपुरा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। ये जो है ये हमारा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये जो पूरा ये है हमारा राज्य मिज़ोरम। तो ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो त्रिपुरा और मिज़ोरम, तो ये 8 राज्य हो गए जहाँ से कर्क रेखा हमारी गुजरती है। तो ये आपको मैप में भी पता होना चाहिए, और साथ के साथ ये 8 राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। 3-3 के जोड़े बना करके आप याद रखें, और लास्ट वाले आप 2 याद रखें। यहाँ पर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उसके बाद आपको 3 जोड़े याद रखने हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको 2 याद रखने हैं, कौन कौन से, त्रिपुरा और मिज़ोरम। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। इसी से रिलेटेड जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती। अब इनमें से जो उन 8 में ना हो उनको हम टिक कर देंगे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर राजस्थान, तो बिल्कुल राजस्थान तो हमने पढ़ा था, राजस्थान से तो वो गुजर रही थी। बी ऑप्शन है उड़ीसा, तो चेक कीजिए क्या उड़ीसा हमने पढ़ा। सी ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़, और डी ऑप्शन है त्रिपुरा। तो आप पता कीजिए कि उन 8 में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो उन 8 में नहीं है। तो सिंपल सी बात, पता बिल्कुल सही आपने किया कि उड़ीसा जो है वो उनमें नहीं है। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब चौथा जो क्वेश्चन है हमारा वो भी बहुत सिंपल, क्योंकि भारत की हमने सबसे जो कोने के अक्षांश और देशांतर थे वो नोट किए थे कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कितना होगा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा होगा। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या कहता है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। पूर्वी देशांतर कौन सा है। अब चलिए ये भी आप बता सकते हैं कि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वहाँ से हमने क्या सीखा था कि जो सबसे उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है उनके बारे में हमने सीखा था। इसके अलावा जो सबसे पूर्वी है और जो सबसे पश्चिमी है उन सभी के बारे में जाना था। चलिए ये मैप यहाँ पर अच्छे से बन नहीं सकता, हालांकि चलिए इस तरह से हमने इसको रफली बना दिया है। अब हमने इसका जो है पूर्वी देशांतर पूछा है, तो हमें पता है इधर पश्चिम होता है उधर पूर्व होता है, और इसके ऑप्शन भी इन्होंने दिए हैं। ए ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, बी ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, सी ऑप्शन है हमारा 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए ये आपने चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमने 4 जो अक्षांश और देशांतर विस्तार किए थे वो हमने क्या किए थे कि सबसे पहले आप नीचे वाला याद रखिए। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, वहाँ पर ये कितना होगा, सबसे जो नीचे का होगा वो हालांकि उत्तरी ही होगा, क्योंकि वो जो भारत है हमारा वो उत्तरी पूर्वी यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों ऊपर के और नीचे के जो विस्तार हैं दोनों के दोनों उत्तरी अक्षांश होंगे। नीचे वाला क्या था 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट था। फिर इनको उल्टा करना है और एक एक कम करना है। 4 का 1 कम 3 आ गया और 8 का 1 कम 7 आ गया 37 डिग्री,
और उसके बाद 3 का 2 गुना करना था 6 मिनट। तो ये यहाँ का ऊपर का बिंदु, ये नीचे का बिंदु। और उसके बाद जो सबसे पश्चिमी था, सबसे पश्चिमी, वो हमें क्या याद रखना था, वो हमें याद रखना था 68 डिग्री 7 मिनट। और उधर जो था वो क्या था 97 यानी ये जो था 97 डिग्री 25 मिनट था। तो अब आप देखिए कि सबसे पश्चिमी कौन सा होगा, ये होगा यानी 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्वी कौन सा होगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हो जाएगा पूर्वी। यानी तो चलिए फटाफट से 5th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि 5th क्वेश्चन हमें क्या कहता है। 5th क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। अब आपको ध्यान देना है कि एक तो इसने बोला है उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उसके बाद पश्चिम बंगाल व बिहार किस देश के साथ सीमाएं बनाते हैं। तो हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से देश भारत के साथ सीमाएं बनाते हैं। इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चीन, सेकंड ऑप्शन है हमारा नेपाल, थर्ड ऑप्शन है हमारा म्यांमार और फोर्थ ऑप्शन है हमारा भूटान। तो अब भारत के पड़ोसी देश हमने मैप की सहायता से वहाँ पर पढ़े थे कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। इसी के साथ साथ हमने वहाँ पर यह भी पढ़ा था कि कौन कौन से भारत के राज्य किस किस देश के साथ सीमाएं बनाते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले म्यांमार की, तो म्यांमार तो ऑप्शन कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमारा जो यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद यूपी, तो उत्तराखंड म्यांमार के साथ सीमा नहीं बना सकता। उत्तराखंड यूके यहाँ पर है और म्यांमार यहाँ पर है, तो ये दोनों तो सीमाएं नहीं बना सकते। इसी तरह से अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान भी उत्तराखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो इस तरह से भूटान भी जो है वो कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ साथ यूँ एक संकरा सा इलाका है इस तरह से। तो पश्चिम बंगाल, अब यहाँ पे तो दूसरा देश आ गया नेपाल। तो जो हमें ऑप्शन दिया है कि पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर चीन है, चीन की और पश्चिम बंगाल की सीमाएं टच नहीं होती है, इसका मतलब चीन भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नेपाल होगा कि नेपाल उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल और उसके बाद बिहार सभी के साथ सीमा बना रहे हैं। ये है हमारा यूपी, ये है बिहार और ये है हमारा पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से ये सभी के साथ सीमाएं बनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नेपाल हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आपके बिल्कुल एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पीछे गिवन जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने थ्योरी पढ़ी थी वहाँ से बनते हैं, वो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन कौन से हैं। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन कौन से द्वीप समूह है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन इसी में ऐड किया हुआ है कि दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो अब हम बात करते हैं दक्षिणतम भारत की, यानी जिसे हम भारतीय प्रायद्वीप भी कहते हैं।
तमिलनाडु वाला हिस्सा, केरला वाला हिस्सा। तो इस हिस्से की अगर हम बात करें तो ये जो हिस्सा है वो हिंद महासागर को 2 भागों में विभाजित करता है। जो पश्चिमी हिस्सा है हिंद महासागर का उसे अरब सागर बोला जाता है, और जो पूर्वी हिस्सा है उसे बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसे हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं, अंडमान व निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और ये भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है। और इसी तरह से अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ ली थी हालांकि, लेकिन दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो है अंडमान व निकोबार। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हैं। तो दक्षिण में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो देश है वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका जो देश है वो भारत के साथ दक्षिणतम पड़ोसी देश है, लेकिन इनके साथ कोई स्पष्ट सीमा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। हिंदी में इसके नाम से हमें पता नहीं चलता। पाक का मतलब हम पाकिस्तान से ले जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इस पाक को इंग्लिश में इससे लिखते हैं, पाक से लिखते हैं, जहाँ पर एल साइलेंट रहता है। तो पाक जल संधि किसके साथ हुई है? श्रीलंका के साथ हुई है। तो दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश है? तो एकमात्र श्रीलंका जो है हमारा दक्षिण दिशा में पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो ये भी हमने वहाँ पर कर लिया था, फिर भी इसका आंसर जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आंसर होगा कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस, और रूस के बाद अगर हम बात करें तो रूस के बाद जो है वो है कनाडा। रूस, कनाडा के बाद जो है नेक्स्ट है हमारा चीन। चीन के बाद जो नेक्स्ट है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए के बाद है ब्राज़ील, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 बड़े देश हैं और 7वां नंबर हमारे भारत का है। तो ये 6 बड़े देश हो गए। अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो इसकी एक ट्रिक बनती है, हालांकि यहाँ पर वर्ल्ड मैप हम बना नहीं सकते, लेकिन इसकी एक ट्रिक होती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एशिया जो है हमारा थोड़ा सा हम रफली बना लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एशिया है, एशिया के बाद यहाँ यूरोप है, यूरोप के बाद यहाँ अफ्रीका है, और इधर पहले उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, और नीचे अंटार्कटिका है। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि सबसे पहले हम यहाँ जाएं तो यहाँ पर जो देश है सबसे बड़ा वो कौन सा हो जाएगा? रूस। रूस के बाद उत्तरी अमेरिका में 2 बड़े बड़े देश हैं, कनाडा और यूएसए, और उसके बाद जो है दक्षिणी अमेरिका में एक देश है ब्राज़ील, और यहाँ पर एक अलग सा महाद्वीप है हमारा, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और रूस के जस्ट बाद यहाँ पर जो है देश है वो है चीन। तो यहाँ पर एक ट्रिक रहती है कि सबसे पहले हम रूस पढ़े, सबसे पहले नंबर पर रूस, 2 नंबर पर कनाडा, फिर वापस उधर जाते हैं 3 नंबर पर चीन, उसके बाद वापस इधर जाते हैं 4 नंबर पर यूएसए, फिर नीचे चलते हैं 5 नंबर पर ब्राज़ील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर हमारा भारत होता है। ये ट्रिक होती है इसकी कि पहले उधर, फिर इधर, फिर वापस उधर, फिर इधर, फिर नीचे और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रहेंगे करवाइज, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 बड़े देश हो गए। उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया, और भारत इसमें नहीं बताना क्योंकि भारत से बड़े देश बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी तरफ चलते हैं। ग्रीष्म अवकाश में आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र प्रशासित देश में आप जाएंगे? केंद्र प्रशासित प्रदेश होगा, सॉरी, केंद्र प्रशासित प्रदेश में आप किस जाएंगे? तो ऐसा कौन सा केंद्र प्रशासित देश है जिसकी जो राजधानी है वो कवरत्ती है? तो हमने अभी पढ़ा कि वो तो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती।
तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है 9th क्वेश्चन की, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो वह कौन सा देश है। तो हमने सारे पड़ोसी देशों के बारे में जाना है। इसी के साथ साथ जो हमारा 10th क्वेश्चन होगा आगे वाला, वो ये होगा कि भारत के सभी पड़ोसी देशों के बारे में बताइए कि भारत की जो उत्तरी सीमा है वो किसके साथ बनती है। तो ये हमने हमारी वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी है। तो ऐसा फिर कौन सा देश बचता है, तजाकिस्तान बचता है। तो आपको अगर ये देखना हो कि कौन कौन से देश हैं तो ये आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए 9th क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद हमारा जो है लास्ट 2 क्वेश्चंस बचते हैं, उनको हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं फटाफट से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि मानक यामियोत्तर रेखा क्या है। तो हमने यहाँ पर देखा कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो काफ़ी है। जैसे हमने देखा कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स तक वो है। तो इतना बड़ा जब देशांतरीय विस्तार है तो वहाँ पर कई सारी देशांतरीय रेखाएं हैं, यानी कई डिग्रीज। देखिए 68 डिग्री से लेकर के अगर बड़ा देखें 97 डिग्री के बीच में बहुत सारी देशांतर रेखाएं आएंगी। और हर देशांतर रेखा के बाद आपको पता है कि हर डिग्री के बाद 4 मिनट का समय चेंज होता है। तो इस तरह से तो भारत में से अनेकों देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, और अनेकों देशांतर रेखाएं गुजरेंगी तो अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर देशांतर का अपना एक फिक्स अलग अलग टाइम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय समय बोलते हैं। तो ऐसे में तो किसी के 4 कभी बजेंगे, किसी के 4 कभी बजेंगे। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक आइडिया निकाला गया कि भारत में से एक लगभग बीच में जाने वाली जो रेखा है उसको मानक यामियोत्तर रेखा मान लिया गया कि उस पर जो समय होगा, उसका जो स्थानीय समय होगा वो पूरे भारत में फॉलो होगा। तो वो जो रेखा है उसी को क्या बोल दिया गया, मानक यामियोत्तर रेखा। और वो कौन सी रेखा है, वो है भारत में 82 डिग्री 30 मिनट। तो आपको क्या लिखना है कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है भारत की मानक यामियोत्तर रेखा है। और मानक यामियोत्तर रेखा को क्यों चुना गया, क्योंकि भारत में कई सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो इस तरह से भारत में अलग अलग स्थानों का अलग अलग स्थानीय समय हो सकता है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए भारत में लगभग बीच में से गुजरने वाली जो देशांतर है उस समय को मानक समय मान लिया गया, और जो रेखा थी उसे मानक यामियोत्तर रेखा मान लिया गया। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। क्वेश्चन 10th में आप क्या लिखेंगे, तो थ्योरी आपको खुद बना के लिखनी है। उसी की तरह ऐसा ही एक क्वेश्चन और है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात से 2 घंटे पहले क्यों होता है। देखिए, अगर आपको अक्षांश और देशांतर की पूरी थ्योरी जाननी है तो आप क्लास 6 का जो वीडियो सीरीज़ है पूरी की पूरी, तो वहाँ पर जो अक्षांश और देशांतर चैप्टर है उसमें हमने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर समझाया है कि कैसे समय जो है देशांतर के साथ चेंज होता है। तो आप वो वीडियो को जाके देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। तो यहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास इसको करेंगे। तो सिंपली दोस्तों हमें पता है, सिंपली अगर हम भारत का मैप देखें इस तरह से, तो गुजरात है यहाँ पर, यानी किस भाग में, गुजरात तो जी हमारा पश्चिमी भाग में है। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश तो जी पूर्वी भाग में है। अब दोस्तों आपको पता है कि सूर्योदय जो होता है वो पूर्वी भाग में पहले होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है धरती इस तरह से रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, और सूर्य यहाँ पर फिक्स रहता है। यहाँ पर सूर्य फिक्स है, धरती पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है। तो मान लीजिए कि मेरे हैंड पर मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर तो है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर है गुजरात। तो आप थोड़ा सा देखिए कि कौन सी चीज़ हमें जो सूर्य है उसके सामने आएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के सामने से अरुणाचल प्रदेश, और वो जब घूम रहे हैं तो सबसे पहले सूर्य के सामने कौन आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। उसके बाद थोड़े टाइम बाद गुजरात आएगा। तो इसी वजह से जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में यानी पूर्वी हिस्से में पहले होगा, क्योंकि जब धरती गोल है तो वो जब घूमेगी तो सूर्य तो फिक्स है, सूर्य फिक्स है तो धरती के सामने पूर्वी हिस्सा पहले सामने आएगा, पश्चिमी हिस्सा बाद में सामने आएगा। अब ये तो समझ आ गया कि पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा और बाद में गुजरात में होगा, लेकिन इनके बीच में फिक्स 2 घंटे का ही समय क्यों लगता है, 2 घंटे का समय ही क्यों लगता है। तो सिंपल सी बात अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में
30 डिग्री देशांतर का अंतर है, लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अब दोस्तों एक बात आपको पता है, 1 डिग्री देशांतर अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाए, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाए तो जो समय है वो 1 डिग्री देशांतर बढ़ता जाता है। यानी 1 डिग्री देशांतर अगर इधर जाए तो समय जो है वो हमारा कम होता जाता है। तो 1 डिग्री अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाए तो हमारा 4 मिनट समय कम होता जाता है। अब इधर 4 मिनट समय कम होगा, इसका मतलब यहाँ पर बाद में सूर्योदय हो गया और यहाँ पर पहले सूर्योदय होगा। तो यहाँ पर जो अंतर है वो है टोटल कितने का, 30 डिग्री का। अब देखिए अगर 1 डिग्री का अंतर होता है तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। अब 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आएगा तो 30 डिग्री में कितना आएगा, तो 30 डिग्री में तो 30 × 4 यानी 120 मिनट का अंतर आ जाएगा। और 120 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमें समझ आ गई। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप देशांतर नाम का जो चैप्टर है क्लास 6 का, वहाँ की वीडियो सीरीज में जा कर के आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसके बाद जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम कि एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि भारत में क्या हुआ कि गेहूं का सीज़न आया और गेहूं का उत्पादन हुआ। अब मान लीजिए कि इतनी ज़्यादा गेहूं हमने कर ली कि किसानों के घरों में वो अच्छे से हो गई, मतलब किसानों के घरों में जितनी गेहूं चाहिए उतनी उनके लिए पर्याप्त हो गई, और भी ज़्यादा गेहूं बच गई। तो फिर उस गेहूं को जा कर के मंडियों में बेच दिया गया। और मंडी में क्या होता है कि सरकार किसानों से गेहूं खरीदती है। किस लिए खरीदती है? ताकि वो गरीबों को या जो भी आपके उचित मूल्य की दुकानें होती है तो वहां तक पहुंचा सके। चलिए गवर्नमेंट ने भी जितना खरीदना था उतना खरीद लिया। और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है जो कि आटे पर डिपेंडेंट रहती है, जैसे बिस्किट की फैक्ट्री है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने जितना भी गेहूँ चाहिए था उन्होंने भी खरीद लिया। अब मान लीजिए कि कुछ गेहूँ अब भी बच गया, यानी भारत की पूरी तरह से जितनी गेहूँ चाहिए थी उतनी हमने यूज़ कर ली, उतनी किसानों ने रख ली, उतनी मंडियों में बिक गई। लेकिन अब भी कुछ गेहूं बाकी बची। अब भारत उस गेहूं का करे क्या? तो भारत उस गेहूं को जा कर के विदेशों में बेचेगा। अब विदेशों में बेचने के लिए हमारे अलग देशों से, यानी जो विदेश है यानी जो दूसरे देश है, उनके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, तभी तो वो हमसे हमारी गेहूँ खरीदेंगे। तो इसका हमें फ़ायदा मिला कहाँ पर होने का? हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने का। फॉर एग्जाम्पल कैसे, इसको हम मैप से समझते हैं कि यहाँ पर है भारत। भारत के बाद ये जो पूरा इलाका है ये है एशिया। एशिया के बाद अगर इधर आ जाए, देखिए रफली मैप बना रहे हैं, ये है अफ्रीका, और अफ्रीका से ऊपर जो है वो है हमारा यूरोप। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, और यहाँ पर है भारत, और इधर है हिंद महासागर। अब आपको पता है कि अगर स्थलीय मार्ग से जाया जाए तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। जलीय मार्ग से अगर जाया जाए, यानी माल को अगर जलीय मार्ग से पहुँचाया जाए तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। और अब भारत की स्थिति बहुत अच्छी है कि भारत अपना जो सामान है वो अफ्रीका में भी पहुँचा सकता है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक जो है जलीय मार्ग अब बन गया है, तो यहाँ से भी वो अपना सामान यूरोप महाद्वीप पर पहुंचा सकता है। इसी तरह से पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, पूर्वी एशिया के जो देश हैं, उनके साथ भी वो वहाँ पर भी अपना माल पहुँचा सकता है। तो इसी तरह से भारत को ये लाभ मिला कि भारत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में कायम रहा। और उसको फ़ायदा किसने दिया? हिंद महासागर में उसकी केंद्रीय स्थिति, यानी हिंद महासागर में वो बीच बीच में, इधर वाले भी उसके मित्र हैं, उधर वाले भी मित्र हैं। अब वो इधर वालों के साथ भी व्यापार कर सकता है और उधर वालों के साथ भी व्यापार कर सकता है। तो फाइनली हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने के कारण भारत ने पश्चिमी एशिया यानी पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो एशिया उसको हम पश्चिमी एशिया कहते हैं। तो इसका भी कंसेप्ट क्या है, इसको हम आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन देखिए दिशा तो ये पूर्व है, लेकिन ये जो एशिया है इसको पश्चिमी एशिया कहते हैं। उसके बाद है कि पश्चिमी एशिया अफ्रीका व यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए हैं।
अगर आपको ये समझना हो कि पश्चिमी एशिया इसको क्यों कहते हैं, तो आप हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ है वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से वर्ल्ड मैप की जो पहली वीडियो है वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई कि इसको पश्चिमी हिंद महासागर क्यों कहते हैं। ये हालांकि ये दिशा तो पूर्वी है, फिर भी इसको पश्चिमी हिंद महासागर कहते हैं और इस हिस्से को पश्चिमी एशिया कहते हैं। तो वो क्यों कहते हैं, तो ये आप वहाँ पर जाकर के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हमने कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्लास 9 के सेकंड चैप्टर के साथ। इसी के साथ आपकी जो साइंस की वीडियोस हैं वो भी फटाफट से आने वाली हैं। धीरे धीरे जो भी है स्टार्टअप होगा हमारा और धीरे धीरे वीडियो सभी सब्जेक्ट्स की आ जाएंगी। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।